guys, this is Narendra Rao. This is day two. We are on a very important topic from economics, new industrial policy, new economic policy, 1991. Last lecture, we talked about two huge prime ministers and a finance minister of 1991, Manmohan Singh ji, and we also talked about P.V. Narasimha Rao's huge decision of a new industrial policy. Today, we are going to proceed on with how these objectives could be fulfilled. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने जबरदस्त ऑब्जेक्टिव्स लाए थे. क्या ये ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना आसान काम था? क्या ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से पूरा किया जा सकता है? चलो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. The first objective was to liberalize the economy, to increase the employment opportunities, to encourage foreign assistance and co-partnership, to make the public sector more competitive, to increase the production and productivity, to liberate the economy from various government restrictions, industrial development of backward areas, to give liberty to private banks, to make development for modern competitive economy, to give encouragement for expansion of production activity, to increase exports and liberalize imports. So huge objectives were being set. क्या ये ऑब्जेक्टिव्स, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या एक छोटे से पॉलिसी से या कोई बहुत बड़ा पॉलिसी से भी पूरा किया जा सकता है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो पॉलिसी बनाया जाता है, पॉलिसी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो हो सकता है कि उन पॉलिसी से पूरा हो भी जाए और हो सकता है कि उन पॉलिसीज पूरा ना भी हो. बट इकोनॉमिक पॉलिसी जब भी बनता है तो कुछ बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाया जाता है. कोई भी देश के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी जाके वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो सकता है. कोई भी देश का डिमांड और कोई भी देश का सप्लाई उनके देश के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में बहुत काम आता है. डिमांड साइड जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कहलाता है, और सप्लाई साइड जो हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहलाता है, ये दो साइड हमारे देश का, कोई भी देश का बहुत इंपॉर्टेंट साइड है. और आज जिस दौर में देश चलता है, 21st सेंचुरी में जो दुनिया चल रहा है, चारों ओर कंपटीशन है, दौड़ लगा पड़ा है, स्टेट्स के बीच दौड़ लगा पड़ा है, कंट्रीज के बीच, और वहां पर डिमांड और सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. डिमांड साइड अगर हम पूरा करने जाएं, डिमांड साइड एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है. डिमांड एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करता, एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है. अगर हमारे देश में नोटबंदी हुआ और शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगा, डिमांड वो पूरा करेगा. अगर हमारे देश में कोरोना आया और हमारे देश में अचानक 3-4 महीने के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस आया, और 3-4 महीने के लिए अगर सरकार को कोई प्लान बनाना है तो वो डिमांड साइड देखेगा, ना ही सप्लाई साइड देखेगा. डिमांड एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है. डिमांड को करेक्ट करने के लिए 3 चीजों पे काम किया जाता है. एक फिस्कल, दूसरा इन्फ्लेशन, और तीसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. फिस्कल टॉक्स अबाउट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस क्यों ना हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों ना हो. डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्ट्रक्चर को अगर हमने चेंज कर दिया तो शॉर्ट टर्म में हमारा डिमांड साइड ठीक हो सकता है. महंगाइयों को कंट्रोल में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. हर बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों का काम रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे. और अगर हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, शॉर्ट टर्म में हमारा डिमांड साइड भी ठीक हो सकता है. और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ठीक करना. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड्स द सरप्लसेस and the deficits.
जब कोई भी देश एक्सपोर्ट करेगा और वो देश इंपोर्ट करेगा, साल के आखिर में या तो वो देश को पैसा देने का टाइम आएगा या तो पैसा लेने का टाइम आएगा। अगर पैसा देने का टाइम आया तो वो डेफिसिट है, और इंडिया सदियों में डेफिसिट्स में ही है, बिकॉज इंडिया इज अ ह्यूज कंज्यूमर कंट्री। ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया ने अपने गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करना चालू किया। इनफैक्ट इंडिया ने इंपोर्ट करवाना चालू किया, उन्होंने तो एक्सपोर्ट किया। और क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, हमारा इंपोर्ट्स ज्यादा है। हम तेल के सेकंड रैंक में आते हैं इंपोर्ट करने वाले देश। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तेल का होना जरूरी है, एंड इंडिया इज अ ह्यूज कंज्यूमर एज वेल एज अ इंडस्ट्रियल डेवलपिंग कंट्री, जिसकी वजह से ऑयल हमारे देश में डेफिसिट क्रिएट करता है। गल्फ नेशंस इंडिया को एक्सपोर्ट करके बहुत पैसा कमाए हुए हैं, बट अगर डिमांड साइड को अगर करेक्ट करने जाएं तो हम लोग तीन चीजों को करेक्ट करेंगे। एक फिस्कल, सेकंड इन्फ्लेशन, एंड थर्ड वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। याद रखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ने डिमांड साइड को भी ठीक करने का सोचा, सप्लाई साइड को भी ठीक करना पड़ेगा। सप्लाई साइड को हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोलते हैं, ढांचे को चेंज करना, स्ट्रक्चर को चेंज करना। एंड सप्लाई साइड को जब भी ठीक करने जाएंगे तो तीन इंपॉर्टेंट एरियाज है। द फर्स्ट थिंग इज लिबरलाइजेशन, जिसके बारे में डिटेल्स में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। द सेकेंड वन इज ग्लोबलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन बोलता है आजादी। लिबरलाइजेशन का कहना है कि हमको लिबर्टी दो, हमको आजादी दो, हमको मुक्त करो बंदिशों से, सो दैट हम बिजनेस कर पाए। ग्लोबलाइजेशन बोलता है कि दुनिया एक बाजार है, हमारा देश बाजार नहीं है, दुनिया बाजार है। एक जमाना था जब हमारा देश एक छोटा बाजार हुआ करता था, फिर हमने एशियन बाजार ढूंढा, आज दुनिया एक बाजार बन गया। कोई भी देश में जाके बिजनेस कर सकता है। यही तो एक रीजन है कि इंडिया चाइना जा रहा है, चाइना इंडिया आ रहा है, यूएस इंडिया आता है, इंडिया यूएस जाता है। हमारे इंडियंस पूरे दुनिया में फैले पड़े हैं, बिकॉज वो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जिसका नाम था प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज को मौका देना बाजार में आने का। ये हमारे देश का तीन बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई साइड को ठीक करने वाला रिफॉर्म है, जो बात करता है लिबरलाइजेशन के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एंड प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। सो टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट liberalization. In liberalization, we are going to talk about so many areas where liberalization was to be done. जैसे कि मैंने ऑलरेडी तुमको बोला, 1991 के पहले इंडिया एक बच्चा था जिसको मां गोदी में संभालती थी। इंडिया को कंपटीशन क्या होता है कुछ नहीं पता था, दुनिया बाजार क्या होता है कुछ नहीं पता था, फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आना बहुत मुश्किल था। अब ये जो चीज को मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूं, आज हमारे देश का एक कंपनी है जिसका नाम है मारुति सुजुकी। इन शॉर्ट हम लोग उसको मारुति बोलते हैं। आज मारुति जो कंपनी था, उनको इंदिरा गांधी जी ने बाजार में लाया। कंपनी 1970s में स्टार्ट हुआ। क्या इंडिया में कोई गाड़ी वाले कंपनी चालू हो सकते थे? इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं था तब। तो उनके बेटे संजय गांधी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया 73 में, और 1981 में जब संजय गांधी जी एक्सपायर हो गए, जब उनका प्लेन क्रैश हो गया और एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो जाने के बाद बड़ा टेंशन था, क्या वो कंपनी को कोई लीड कर सकता है? मुश्किल था। एंड फिर वापस एक नया पॉलिसी आता है, मारुति को कोई और कंपनी के साथ में जोड़ा जाता है,
एक जापानीज कंपनी जिनका नाम है सुजुकी और मारुति सुजुकी को वापस लॉन्च किया जाता है। एक कंपनी को सेटअप करने के लिए 10 साल लग गया। 1983 1984 तक कोई एक प्रोडक्ट आता है उसका जिसका नाम है मारुति 800। क्या आज वैसा एक जमाना है कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए 15 साल लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 15 साल में कम से कम 50 मॉडल्स आ जाते हैं आज, बिकॉज कंपटीशन वैसा है। So we have so many areas of liberalization. We have not only liberalization, we have areas of changes. Let's talk about क्या changes होने जरूरी थे और कौन से areas में changes होना जरूरी था। The first one, liberalization of foreign trade. जब हमारा टॉपिक ये लिबरलाइजेशन, मुझे आजादी चाहिए फॉरेन ट्रेड से, मुझे आजादी चाहिए फॉरेन ट्रेड करने के लिए। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, लिबरलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर्स ऑल्सो। ये भी हमको लिबरलाइजेशन चाहिए कि हम इंडस्ट्री कहां पे सेटअप करें। हमें लाइसेंसिंग नहीं चाहिए, अबॉलिश कर दो लाइसेंसिंग पॉलिसी को। अबॉलिशिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, abolition of phased manufacturing program and broadbanding of industries. ये सारे लिबरलाइजेशन के अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स थे, लिबरलाइजेशन के फीचर्स थे। हम लोग अब एक एक डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस में नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीजों को, सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने के लिए जाएंगे लिबरलाइजेशन के फीचर्स। उसमें आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहा वह लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या मुझे फॉरेन ट्रेड करने से कोई रोक सकता है क्या? आज तो कोई रोक नहीं सकता है। मैं फॉरेन एक्सपोर्ट कर सकता हूं, मुझे फॉरेन में अगर गुड्स एक्सपोर्ट करना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तब क्या था? तब ये प्रॉब्लम था कि अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो प्रॉब्लम है, मुझे इंपोर्ट करना है तो प्रॉब्लम है। अगर फॉरेन ट्रेड का बढ़ावा देगा तो क्या होगा? फॉरेन ट्रेड का अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो हमारे देश का बिजनेस बढ़ेगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फॉरेन से गुड्स लें और कोई और देश को सामान बेचें। ट्रेड बिजनेसमैन के लिए इजी होना जरूरी है और ये इजी होने से हमारे देश का बिजनेस बढ़ता है। लेकिन तब होता यह था, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा था और एक्सपोर्ट करने के लिए भी ड्यूटी था। और अब 1995 के बाद जो 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, आज उसको ड्रॉप करके 10% के लेवल्स पे लेके आ गया है, जिसकी वजह से इंपोर्ट करना काफी आसान पड़ गया, एक्सपोर्ट करना बड़ा आसान पड़ गया। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब ठीक हो जाता है तो फॉरेन ट्रेड भी ठीक हो जाता है। तुमको मालूम भी होगा 1991 के पहले लोगों के पास फॉरेन गुड्स हुआ नहीं करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? बिकॉज लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं अफोर्ड कर पाते थे? बिकॉज चीज महंगा था। क्या वो फॉरेन में महंगा था? नहीं, फॉरेन में महंगा नहीं था, लेकिन जब अपने देश में आता था वो महंगा हो जाता था। अगर मैंने 100 रुपए का खिलौना बाहर से लाया, इंडिया में आने के बाद अगर वो 200 बन जाएगा तो मैं क्या अफोर्ड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। 100 का चीज मुझे 110 में मिले, 100 का चीज मुझे 120 में मिले, चलेगा, लेकिन 200 में मिले नहीं चलेगा। तब मुश्किल पड़ जाता है कि बाहर का चीज अभी अपने देश में आएगा और अपने देश में डबल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो कोई खरीद नहीं पाएगा। सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने पहला जो काम किया वो है एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को, फॉर्मेलिटीज को। एक्सपोर्ट करने के लिए फॉर्मेलिटीज है, इंपोर्ट करने के लिए फॉर्मेलिटीज है, वो फॉर्मेलिटीज को कम किया गया। और इसीलिए हमने फर्स्ट पॉइंट बोला, दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसके अंदर तुमको याद रखना है, नंबर 1, डॉक्यूमेंट जो लगते हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स वो कम हो गए। फॉर्मेलिटीज जो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के लिए जो लगता था वो कम हो गया। और टैक्सेस जो हम बहुत ज्यादा यूज करते या बहुत ज्यादा चार्ज करते थे उसको कम किया गया। दैट वाज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड।
Ladies and gentlemen, for development of any country, we need investment. We need foreign direct investment. बाहर के कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना, सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना, इंडिया के कंपनीज के अंदर पार्टनरशिप लेना, बाहर के कंपनीज इंडिया के कंपनीज के अंदर पार्टनरशिप लेना, इसी को हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला। पहले 1991 के पहले इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट नाउ इट इज इजीली पॉसिबल। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले मुश्किल क्यों था? बिकॉज बाहर की कंपनियों से इंडिया की कंपनियों के लिए खतरा था, ऐसे फील करते थे हम। बट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने ये बोला कि अगर हमने ऐसा ही आउटलुक रखा तो ये मुश्किल है डेवलप करना अपने देश को, इंडियन स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में खड़ा करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त रोल प्ले किया और हमारे देश के कंपनियों को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे देश के कंपनियों को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% से 100% तक लेके आ गए। एंड दैट वाज अ ह्यूज डिसीजन। कौन से सेक्टर्स में डिसीजन लिया गया? सेक्टर्स जैसे रोड्स, हाईवेज, सेक्टर्स बैंक्स में भी, बहुत सारे एरियाज में ये सारे चीजों का डिसीजन स्ट्रांगली रखा गया। और आपको ये भी पता होगा कि पहले बहुत सारे कंपनीज गवर्नमेंट के ही होते थे और अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी आ गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से इंडिया का कैपिटल ग्रोथ मिला, उसके साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी का भी आना हुआ। सो बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट विच was made by foreign country in India, because of import of technology, India started growing, and that was the second huge decision which was made in new industrial policy. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या किया? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ 100%, मतलब कोई भी बाहर का कंपनी इंडिया में आके 100% पैसा लगा सकता है और इंडियन कंपनीज को बाहर का टेक्नोलॉजी लाने में या लेके आने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और सारे एरियाज में ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। द थर्ड वन इज लिबरलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। जेन्युइन, ये तो तुमको पक्का मालूम होगा कि इंडिया में आज 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। इंडिया में आज 27 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, 6 स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनीज है और 11 री इंश्योरर कंपनीज है। लेकिन क्या 1991 के पहले ये सब थे क्या? नहीं। इंडिया में सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी था जिसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और आज LIC है। LIC एक लौता पब्लिक सेक्टर कंपनीज है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो क्या LIC को कंपटीशन नहीं चाहिए? IRDA 1999 इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है, उन्होंने डिसीजन लिया कि प्राइवेट कंपनीज को भी एरियाज में आने का मौका दिया जाए। यही नहीं, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही नहीं आए, उसके साथ फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में इंश्योरेंस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाया। और वो जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट पहले 26% होता था, इसका मतलब बाहर के लोग इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी के 100 रुपए में से पहले 26 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते थे। बट अभी 2016 में डिसीजन लिया गया कि इंश्योरेंस सेक्टर में 49% तक इन्वेस्टमेंट बाहर का आएगा। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी जिसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर्स काफी बड़ा हो गया। एंड दैट वाज another major decision which was made in 1991, that is liberalization of insurance sector. अब हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में। आपको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में रेफरेंस यूज किया था धीरूभाई अंबानी जी के बारे में, दैट उनको अपने कंपनी को सेटअप करने के लिए लाइसेंस कितने मेहनत करने के बाद में मिला।
आज इंडिया में कंपनीज चालू करने के लिए लाइसेंसेस की कोई जरूरत नहीं है। 1991 के पहले सारे के सारे इंडस्ट्रीज को लाइसेंसेस का जरूरत होता था, बट आज सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज है जिसको लाइसेंसेस का जरूरत पड़ता है। दे आर द 6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर, नंबर 1, अल्कोहल बनाने के लिए लाइसेंस का जरूरत है। सिगरेट्स बनाने के लिए लाइसेंसेस का जरूरत है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए भी लाइसेंस का जरूरत है। डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ड्रग्स एंड फार्मास बनाने के लिए, हैजार्डस केमिकल्स, हैजार्डस मतलब खतरनाक केमिकल्स बनाने के लिए भी लाइसेंसेस का जरूरत है। लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया के कुछ कंपनियों के बारे में जो इन बिजनेसेस में है। जैसे अगर आप बोलते हैं अल्कोहल कौन बनाता है, फेमस कंपनीज है हमारे देश की अल्कोहल बनाने वाली कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1826 में जो स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड बेवरेज, ये यूनाइटेड अगर आप सुनने के बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक नाम याद रखना जिसका नाम है किंगफिशर। किंगफिशर नाम सुनते ही आपको सारा प्रोडक्ट याद आ जाएगा, किंगफिशर क्या क्या बनाता है। मैकडोवेल्स, ये एक प्रोडक्ट है जो तुमको सुनने के बाद में लगेगा कि भाई हाँ सुना सुना नाम है। यही प्रोडक्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड बेवरेज का। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स है, उसके अलावा जीएम बेवरेज है, उसके अलावा एमपी डिस्टलरीज है। ये सब अल्कोहल बनाने वाले कंपनी है। तो सिगरेट कौन बनाते हैं? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सिगरेट बनाने वाली कंपनी का नाम है आईटीसी, जो सिर्फ सिगरेट नहीं बनाता, बहुत सारे एरियाज में। हमारे पास कोठारीज है, हमारे पास गॉडफ्रे फिलिप्स है, हमारे पास में वीएसटी लिमिटेड है, हमारे पास में गोल्डन टबैको कंपनी है। ये वो कंपनीज है जो सिगरेट टबैको से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाने वाले भी कंपनीज है, जैसे आइडियल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट लिमिटेड है, साल्वो एक्सप्लोरर लिमिटेड है, सोलार इंडस्ट्रीज है। और ये वो कंपनीज है जो एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं, जो एक्सप्लोसिव्स है वो बनाते हैं। कुछ कंपनीज जो डिफेंस में है वो है फेमस नाम है, जैसे टाटा का ग्रुप आज डिफेंस में है, महिंद्रा भी डिफेंस में आया है, रिलायंस भी डिफेंस में है, भारत फोर्ज ये भी डिफेंस में आया है। तो डिफेंस में भी बहुत सारी कंपनीज है आज। हमारे पास फार्मा कंपनीज है। अगर आप कुछ फार्मा कंपनीज के बारे में आराम से सुने हैं और जानते हैं वो है अरबिंदो फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लैक्सो, लुपिन, कैडिला, ये सब ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। एंड हैजार्डस केमिकल्स कौन बनाते हैं? खतरनाक केमिकल्स जिससे लाइफ को धोखा है, वो कंपनीज जो बनाते हैं, जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, अतुल लिमिटेड है, बीएएसएफ है, जीएचसीएल है। ये वो कंपनीज है जो लोग चीज बनाते हैं। बट अब बात आता है, क्या ये 6 कंपनीज को छोड़ के और कोई कंपनी को लाइसेंसेस का जरूरत है? 1991 में ये 6 कंपनियों को छोड़ के बाकी सारे कंपनियों के ऊपर के लाइसेंसेस को रद्द कर दिया। अब सिर्फ 6 कंपनी को लाइसेंसेस का जरूरत, जिसकी वजह से बाजार में अच्छे अच्छे कंपनीज, बड़े कंपनीज आ गए कंपटीशन में। और याद रखिए, ये 6 कंपनीज को लाइसेंसेस का जरूरत है, सिर्फ लाइसेंसेस का जरूरत है। इसका मतलब इनको पाबंदी नहीं है। लाइसेंसेस अगर इनको मिलता है तो प्राइवेट कंपनीज भी बाजार में आ जाते हैं लाइसेंसेस लेके। पहले सभी के लिए लाइसेंसेस जरूरी था और बहुत मुश्किल भी था, और अब 6 छोड़ के बाकी सबके लिए आसान है, लाइसेंसेस आराम से मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है वो है कैपिटल गुड्स। देखिए, मुझे अगर बाहर से मशीनरी लाना है मेरे बिजनेस के लिए, क्या मैं पहले ला सकता था? बहुत मुश्किल था, बिकॉज मुझे कैपिटल गुड्स के लिए भी क्लियरेंसेस चाहिए था, इंपोर्ट क्लियरेंसेस। मुझे फॉर्मेलिटीज करना था, मुझे इंश्योरेंस करना था, मुझे फ्रेट चार्जेस पे करना था, और मुझे लिमिट दिया गया था कि मैं सिर्फ 2 करोड़ तक ही ला सकता हूं। फिर लिमिट दिया गया था मैं 5 करोड़ तक ही ला सकता हूं। तो मैं बिजनेस कैसे डेवलप करूं? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने
क्लियरेंस दे दिया कैपिटल गुड्स के लिए 100% के लिमिट का। मतलब अगर मुझे अगर 100 करोड़ का अगर मशीनरी लाना है तो मैं क्या करूं? तो मुझे मशीनरी लाने से क्या फायदा होगा? मेरा बिजनेस ग्रो होगा। तो हमारे देश ने 1991 में पॉलिसी बनाया कि अगर मुझे बाहर से अपने देश में अगर कैपिटल गुड्स अगर लाना है तो मुझे आजादी दिया जाएगा। एंड दैट वाज अ वेरी ह्यूज डिसीजन। एक और कॉन्सेप्ट तुमको समझना है, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में डी रिजर्वेशन करना। डी रिजर्वेशन बोलो या डी रेगुलेशन बोलो, दोनों सेम बात है। अब पहले समझो कि इसका मतलब क्या है। 1991 के पहले सारे के सारे कंपनीज किनके होते थे? सारे के सारे कंपनीज वो गवर्नमेंट के होते थे। बैंक किसका? सरकार का। बिजली कौन देगा? सरकार देगा। माइनिंग कौन करेगा? सरकार करेगा। रेलवे कौन चलाएगा? सरकार चलाएगा। पानी कौन देगा? सरकार देगा। बिजली कौन देगा? सरकार देगा। सारे के सारे कंपनीज सरकारी होते थे। उसके अलावा भी बैंकिंग कौन करेगा? सरकार करेगा। अरे सारे सरकार करेंगे तो फिर प्राइवेट कंपनीज को मौका कहां? और आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ऑल द कंपनीज वेर नियरली रन बाय गवर्नमेंट। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मारुति भी वो जो आया था वो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के सपोर्ट से आया था। बट 1980s के बाद उसको प्राइवेटाइज किया गया। बट आज इन बंदिशों से आजादी मिल गया है सारे कंपनीज को। और आज हमारे पास एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव मॉडल आया है। 1956 में महालविनस का मॉडल था जहां पर पब्लिक सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। बट ये मॉडल फेल हो गया। ये मॉडल बहुत नुकसान दिया। 1991 के बाद 3 क्षेत्रों में छोड़कर बाकी सारे क्षेत्रों में हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन आ गया। इनफैक्ट डी रिजर्वेशन हुआ। सरकारी कंपनियों ने भी प्राइवेट कंपनीज को आने का मौका दिया और सरकारी कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज का कंपटीशन बढ़ गया। 3 एरिया जहां पर प्राइवेटाइजेशन नॉर्मली नहीं हुआ वो है एटॉमिक एनर्जी, माइनिंग एंड रेलवेज। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि रेलवेज में भी प्राइवेट कंपनीज आ रहे हैं। एक और जबरदस्त डिसीजन था 1991 में जहां पर हमारे देश में डी रेगुलेशन किया गया, प्राइवेट कंपनीज को आने का मौका दिया गया। जो सरकारी कंपनीज करके कहलाते थे सिर्फ सरकारी नहीं रहे, वो एरियाज में गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को भी आने का मौका दिया। द नेक्स्ट वन इज फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है क्या? आज फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है क्या? ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। पहले जो भी कंपनीज इंडिया में आता था वो कुछ ऐसे आता था, जैसे बाहर के कंपनीज इंडिया में आएंगे तो इंडिया का रोल होगा और फॉरेन कंपनी का भी रोल होगा। ये दोनों मिलकर काम करेंगे। जब इंडिया को ऐसे लगेगा कि वो कंपनी से हमको खतरा है तो इंडिया उनके ऊपर टैक्सेस चार्ज करेगा। और आज 1991 में इनको अबॉलिश किया गया। लेकिन एक सेक्टर है जहां पर इंडिया में आज फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। बट बेसिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल्स में है। और वो ही एक वजह है जिसकी वजह से आज 46 इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बाहर के रॉ मटेरियल्स आएंगे, इंडिया में वो डेवलप होगा। जैसे एमआई प्रोडक्ट है, एमआई एक चाइना का प्रोडक्ट है, बट उसके ऊपर देखिए ब्रांडिंग मिलेगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया क्यों? बिकॉज उन्होंने वहां से गुड्स, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किया है, इंडिया में आया, एक्सपोर्ट किया है। और इंडिया में एक कंपनी है जहां पे इंडियन स्टाफ है, जहां पे इंडिया के लोग काम करते हैं और उसको असेंबल करके बाजार में लाते। ये पहले एक प्रॉब्लम था 1991 में।
ये चीज तो ठीक है, सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित है, बट ये एक बड़ा प्रॉब्लम था कि जब बाहर की कंपनीज इंडिया में प्रोडक्ट बेचेंगे तो उनको उनके कंडीशंस में बेचना उनको अच्छा लगेगा, उनको उनका उनका टेक्नोलॉजी को उनके उनके कंडीशंस में बेचना उनको अच्छा लगेगा। और उनको इजी करने के लिए हमारे पास एक प्रोग्राम लाया था जिसका नाम था एबॉलिशन ऑफ फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। मतलब डिफरेंट टैक्सेस चार्ज ऑन डिफरेंट कमोडिटीज एट डिफरेंट टाइम्स, इन चीजों को भी हटा गया। नेक्स्ट वन, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब क्या? इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब है कि एक कंपनी सेटअप कहां करे, एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या कंडीशंस है। पहले प्रॉब्लम था, एक कंपनी सेटअप करने का प्रॉब्लम था, बट आज कोई भी इंडस्ट्रीज अगर तुमको स्टार्ट करना है तो बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कोई अगर पोल्यूशन अगर कोई कंपनी कर रहा है, अगर वो वहां पर लोग रहते हैं, वहां पर if there are people around the companies, the only thing what the company has to take into consideration is कि वो 10 लाख से ज्यादा अगर लोग वहां पर रहते हैं उस एरिया में, मतलब 1 मिलियन लोग अगर रहते हैं तो उनको लाइसेंसिंग कंपलसरी है। अगर ज्यादा लोग रहते नहीं है तो उनको लाइसेंसिंग कंपलसरी नहीं है। एक और चीज को ध्यान देना है, वो है कि अगर वहां पे लोग रहते हैं तो उनको थोड़ा दूर जाके लोकेट करना है अपने बिजनेस को। कितना दूर? समाज से 25 किलोमीटर दूर। ये बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान देना था, लेकिन पहले हर चीज के लिए लाइसेंसिंग, हर चीज के लिए परमिशंस, और इसको भी लिबरलाइज किया गया। सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। क्या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा? क्या स्मॉल स्केल सेक्टर्स का रोल नहीं है क्या देश के डेवलपमेंट में? 1991 में गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल सेक्टर्स को भी बूस्ट करने के लिए उनको सपोर्ट करना चालू किया। 1991 के पहले सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाता था, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ग्रोथ भी देगा, एक्सपोर्ट भी था, उनको फाइनेंशियल बूस्टिंग का जरूरत था। बैंक्स सामने आ गए जो उनको लोन्स देना चालू करेगा, और उनमें भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को ओपन अप किया गया। 1991 एक मेजर ईयर था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ा, क्योंकि फॉरेन टेक्नोलॉजी आया, अपग्रेडेशन हुआ कंपनीज में, कैपिटल भी बढ़ा, बड़े इंडस्ट्रीज के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी आए, उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन भी हुआ, फाइनेंशियल बूस्ट भी मिला। गवर्नमेंट ने जब भी उनको सपोर्ट किया तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए और डेवलपमेंट के लिए। MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये वो एक्ट जो कोई भी कंपनी को बड़ा होने से रोकता है। क्या कोई कंपनी को बड़ा होने से रोकना है क्या? बट MRTP एक्ट एक एक्ट था जो कोई भी कंपनी को 100 करोड़ से अगर बड़ा होना है तो उनको रोका जाएगा। 1991 के पहले ऐसे था। आज तुम देखो, जियो स्टार्ट हुआ, जियो स्टार्ट होने के लिए कंपनी ने 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, फिर इन्वेस्टमेंट किया 25,000 करोड़ रुपया। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करो, 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करो, 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करो, देयर इज नो लिमिट। बट 1991 के पहले एक एक्ट था जो कोई भी कंपनी को रोकता था, उनको परमिशन लेना पड़ता था सरकार से कि उनको अगर 100 करोड़ से बड़ा होना है। इस एक्ट को खत्म कर दिया गया, एक और एक्ट सामने आया जिसका नाम था कंपटीशन एक्ट, उसका अल्टरनेटिव। So you have to understand this was again a major decision where an act which was started in 1969, which run for around 30 years, have been abolished. It's not 30 years, 20 years, been abolished. And all of a sudden there is a new
Act, Competition Act, and all companies have equal opportunity to grow. That was a huge decision. And this is what abolition of MRTP Act did. All these were a very important features of New Industrial Policy 1991. Hope you understood. If you have got any doubts, please submit your doubts so that I can answer with all your doubts. Thank you. Hope you enjoyed.